Good evening everyone. Is my voice and video clear? वॉइस और वीडियो क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ तक कर रखा है. ठीक है, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स. इसके बाद ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज है वो हमें पढ़ना है. ठीक है, रिवॉल्यूशनरी कौन? वो आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, वो वाला रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, मारने दारने वाला. ठीक है, तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया हैपेंस इन टू फेजेस. ओके, एक होता है 1907 से 1917 और सेकेंड फेज जो होता है, दिस इज फॉर फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज हैपेंस फ्रॉम 1922 टू 1931. अब ध्यान से देखो क्या इंपॉर्टेंट है इस डेट्स में. वाई 1907? सूरज स्प्लिट हो रहा है और लीडर्स जो हैं वो जेल भेजे जा रहे. ठीक है, 1917 गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह कर रहे हैं, तो लीडर्स फिर से आ रहे हैं, तो ये फेज क्या है? खाली. इस समय रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी. अगेन 1922 गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज सस्पेंडेड. और 1931 आप क्या देखते हो? सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट होता है. तो उस दौरान बीच में भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज होती हैं. तो टू फेजेस ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज. क्या ये क्लियर है आपको सभी को? टू फेजेस ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज. नाउ व्हाट यू विल सी कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है इट एम्प्लॉयड वॉलेंट मीन्स. ठीक है, ठीक है, इट एम्प्लॉयड वॉलेंट मीन्स. तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को अगर हम शॉर्ट में देखें, लिखा हुआ तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें आप क्या पाओगे? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स. जैसे कि what were the various kind of activities undertaken by revolutionary groups. ठीक है, तो पहला एक्टिविटी में आप क्या ऑब्जर्व करोगे? they used to kill unpopular British officials. ठीक है, unpopular British officials. what is the meaning of this unpopular British officials? वैसे ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो इंडियंस को चुन चुन कर सजा दिलाया करते थे, उनको किल करने का बेसिकली इन्होंने काम किया. सेकेंड, they organized various secret societies. अभी आगे देखेंगे कौन कौन सी सीक्रेट सोसाइटीज थी. अभिनव भारत हो गया, मित्र मेला हो गया, these are what? सीक्रेट सोसाइटीज. थर्ड, सॉरी, they had, ठीक है, सीक्रेट सोसाइटीज के अलावा आप क्या देखते हो कि इनका कुछ लोगों से बातचीत करने का न्यूज़पेपर भी हुआ करता था. ठीक है, न्यूज़पेपर. कौन कौन से न्यूज़पेपर थे वो भी आएगा. संध्या, काल, युगांतर, दीज वर द न्यूज़पेपर फॉर इंटरैक्शंस. फोर्थ, they also organized, they were also organized internationally. सोचो कितना फेमस थे. इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी था इनका रिवॉल्यूशनरी लोगों का. तो इन चार सेक्शन में बेसिकली हमें रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को पढ़ना है. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है, वो क्या? अब लोगों को मारोगे तो ब्रिटिश ऑफिसर्स तो छोड़ेगी नहीं, आपके खिलाफ केस मुकदमा दर्ज कराएगी. तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो केस मुकदमा दर्ज करा रही है उसे हम क्या बुला रहे हैं बेटा? कॉन्स्पिरेसी केसेस. उसे हम क्या बुला रहे हैं? कॉन्स्पिरेसी केसेस. ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो देयर वेर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी केसेस. वो हमें देखना है कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी केसेस थे एक एक करके. ठीक है, तो ये दो पर्टिकुलर सेक्शन में हम बेसिकली रिवॉल्यूशनरीज को पढ़ने वाले हैं. ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएंगे वो इन्हीं दो सेक्शंस में से पूछे जाएंगे अगर रिवॉल्यूशनरी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो. ठीक है ना,
इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स, इन एक्टिविटीज को हम इंडिया में इन एक्टिविटीज को 3 रीजन में डिफाइन करेंगे, ठीक है। एक रीजन हमारा होगा बंगाल, दूसरा रीजन होगा हमारा महाराष्ट्र, और तीसरा रीजन होगा हमारा पंजाब। तो इन 3 रीजन्स में बेसिकली हम रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को पढ़ने वाले, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले वाले शुरू करते हैं, ठीक है। पहले वाले शुरू करते हैं, बंगाल, ओके। बंगाल में, ठीक है, बंगाल में जो ऑर्गेनाइजेशन था जो कि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कैरीड आउट कर रहा था, उसका नाम क्या था? अनुशीलन समिति। क्या नाम था? अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति कहाँ का है? बंगाल का है। और आप क्या देखते हो, बिहार में जो इन्फ्लुएंस होगा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी का, उसमें अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। अनुशीलन समिति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो बिहार में ये वाला चलेगा, खासकर पटना। तो जब बिहार वाला आएगा तब देखा जाएगा ना। अपने आइडियाज को प्रचार प्रसार करने के लिए दे हैड व्हाट? न्यूज़पेपर कॉल्ड युगांतर, ठीक है। एक और न्यूज़पेपर था, उसका भी नाम लिख लो, संध्या, सौंध्या, बंगाली में सौंध्या, संध्या एंड युगांतर, ओके। क्लियर है ये चीज? सम ऑफ द, देखो पहले में हमने क्या देखा, कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई इन्होंने, वही चीज देख रहे हैं और कुछ नहीं। कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाई इन्होंने। दूसरे में हमने क्या देखा, कौन सा न्यूज़पेपर के थ्रू ये अपना आइडियाज को प्रोपागेट कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज, किनको किनको मारा है ना, अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो 4 सेक्शन हमने यहां पर बनाए। तो किनको किनको मारा, किनको मारा, ठीक है। मुजफ्फरपुर मैजिस्ट्रेट थे किंग्सफर्ड, इनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर किया, इनकी बकी जा रही थी, इनके ऊपर बम फेंक दिया, बट ये नहीं मरे, इनकी जगह पर 2 लेडीज मर गई, ठीक है, ये बच के निकल गए। किन्होंने मारने का ट्राई किया? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है। बट ब्रिटिश ने जब केस दर्ज किया तो बरिंद्र घोष, औरबिंदो घोष, इन सब के ऊपर केस फाइल कर दिया कि ये भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो ये वाला केस जो फाइल होता है उसे हम क्या बुलाते हैं? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। देखो बाद में सब डिटेल में भी दे रखा है, जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं क्या था अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। सबके बारे में मैंने दे रखा है, जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है दे कैन रीड, कुछ कमी नहीं। बट जो बेयर मिनिमम है वो मैं आपको बता के दे रहा हूं, कहानी में बता दे रहा हूं जो वहां पर लिखा हुआ है। फर्स्ट वन इज अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। अरबिंदो घोष, बरिंदर घोष और अदर्स भी इन्वॉल्व थे, इनके खिलाफ भी केस फाइल किया। इट इज रिलेटेड टू दिस वन। क्लियर है पहली चीज? क्लियर है सभी को बेटा? यस सर। नेक्स्ट इज, ये याद कर लेना, डकैती हुई थी, 12 डकैती, बेसिकली बंगाल में 12 एक जगह है वहां पर, ठीक है। इन 1912 a bomb was thrown on then viceroy Hardinge. किसने बम फेंका था? रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल। तो ये जो हार्डिंज थे, हाथी पर बैठकर अपना जा रहे थे, ठीक है। सर हाथी पर बैठकर क्यों जा रहा होगा? तो आप देखो 1911 में क्या हुआ, एनलमेंट ऑफ बंगाल, देखा था हमने। और साथ में हमने और भी चीजें सीखी थी 1911 वाले दरबार में। क्या सीखा था? कैपिटल वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू
दिल्ली। तो ये हाथी पर बैठकर कहाँ जा रहे थे? दिल्ली। जब ये दिल्ली में एंट्री लेते हैं तो इनके ऊपर फूलों की बरसात की जगह क्या चीज का बरसात किया जाता है? बॉम्ब। और बॉम्ब भी कैसा? होममेड, बाहर से नहीं मंगवाया, घर में ही बनाया। ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट। और ये बॉम्ब इनके ऊपर फेंका जाता है, बच कर निकल जाते, थोड़ा बहुत चोट आता है। तो बेसिकली बॉम्ब कहां फेंका गया? दिल्ली में। केस रजिस्टर होता है और केस कम्स आउट टू बी नोन एज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस इज रिलेटेड टू व्हाट? हडिंज। ठीक है, और यहां पर देखो कौन से वाले राश बिहारी हैं? बोस वाले। 1907 में सूरत वाले कौन थे? घोष वाले। है ना? डिफरेंस समझ में आ गया? रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, देख रहे हो, दोनों दो एंड्स पर है। एक जो पेपर भेज रहा है और दूसरा जो बॉम्ब फेंक रहा है। ठीक है, रास बिहारी बोस एंड रास बिहारी घोष। देखो, आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन, इट इज जस्ट to make you things remember. I'm using these words. Okay, ये बस आपको याद रहे इसीलिए। हो सकता है कोई दिल पर ले ले बात, दिल पे नहीं लेने का कुछ भी। ओके, सब कुछ कोशिश की जा रही है कि आपको अच्छे से याद हो जाए बस। तो बोस बाबू क्या करेंगे? बम फेंकेंगे। घोष बाबू क्या करेंगे? पेपर भेजेंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी कर लिया। नाउ व्हाट यू विल सी, ये जो बंगाल के जो अनुशीलन समिति के रिवॉल्यूशनरीज हैं, दे ऑल्सो टूक हेल्प फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से बम, जर्मनी से पैसा, ये सब मांग रहे होते हैं। जर्मनी क्यों हेल्प करेगा यार इनको? इंडिया में कौन रूल कर रहा है? ब्रिटिश। जर्मनी किसके साथ लड़ रहा है? ब्रिटिश। तो दोस्त का दोस्त, सॉरी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो जर्मनी वॉज हेल्पिंग द इंडियंस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन टू एक स्पेसिफिक प्लॉट बना रहा था, जिसकी वजह से इस प्लॉट का मेन मकसद क्या था कि जितने भी आर्मीज के लोग हैं ब्रिटिशर्स के इंडिया में, उसमें साइमल्टेनियसली रिवोल्ट लेकर आ जाना है, सब रिवोल्ट कर दे। ठीक है, तो इसका प्लॉट बना रहा था जर्मनी। ओके, इस प्लॉट को एक और नाम दिया गया है, प्लीज ये नाम याद रखना, किसी भी साल पटक कर पूछा जा सकता है। जिमरमैन प्लान। जिमरमैन प्लान। जिमरमैन प्लान क्या था? रिवॉल्यूशनरी का प्लान था। कब आया? वर्ल्ड वॉर वन के थ्रू। किसके, कौन से कंट्री के सपोर्ट से आया? जर्मनी के सपोर्ट से आया। क्या था? ब्रिटिश के आर्मी में साइमल्टेनियसली रिवोल्ट कराना, जो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। कुछ पूछना हो किसी को, ये जिमरमैन प्लान नहीं है बेटा लिखा हुआ, ये लिख लेना, नॉट रिटन। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड? तो बंगाल वाला बहुत इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अगर आप रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी देखोगे तो इट स्टार्टेड वे बैक इन 1879। तो अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का जो आगमन है कहां से शुरू हो रहा है? महाराष्ट्र, 1879। तो वहां पर आप देखोगे एक रामोसी पीजेंट फोर्स, ठीक है, वाज लेड बाय दिस पर्सन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। उसके अलावा महाराष्ट्र में तिलक बाबू हैं, जो कि शिवाजी और गणपति फेस्टिवल्स के थ्रू प्लस अपने जर्नल्स के थ्रू, केसरी एंड महारटा, याद रखना ये नाम, दोनों नाम। ठीक है, केसरी एंड महारटा, केसरी इन मराठी, महारटा इन इंग्लिश। ओके, दीज जर्नल्स वेयर पब्लिश्ड बाय दिस तिलक। और उस जर्नल्स में बेसिकली जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट है कि ब्रिटिशर्स को किसी भी हाल में भगाना है, भले पीट कर भगाना पड़े, इनको प्रोपागेट किया जा रहा था। उसके अलावा और आप क्या देखोगे?
1897 में चपेकर ब्रदर्स ने एक पूना में उस साल प्लेग आया था, ठीक है। प्लेग इज एन एपिडेमिक डिजीज. It's a bacterial infection caused taken up by rodents from one place to the another. ठीक है, तो पूना में ये आया था. तो जब ये आया तो ब्रिटिशर्स ने आम जनता का ख्याल नहीं रखा. तो इन ऑर्डर टू वेंट आउट दैट ग्रीवियंस, चपेकर ब्रदर्स ने प्लेग कमिश्नर को ही मार डाला. का नाम क्या था? रैंड. ओके. इसके अलावा आप क्या देखेंगे कि देयर इज अ सीक्रेट सोसाइटी मित्र मेला. ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी नहीं आता ना. और एक सीक्रेट सोसाइटी क्या है? अभिनव भारत. मित्र मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय सावरकर. लेटर ऑन मित्र मेला इज मर्ज्ड विद व्हाट? अभिनव भारत. ना, यहां जो आपने दो जर्नल्स लिखे, एक और जर्नल्स था बेटा, उसका भी नाम याद रखना, काल, जो कि रिवॉल्यूशनरी आइडियाज को प्रोपागेट करता था. और ये कहां था? महाराष्ट्र में. ये भी नहीं लिखा हुआ है शायद कहीं. संध्या इन युगांतर इन बंगाल, काल इन महाराष्ट्र. ठीक है. नेक्स्ट, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन पंजाब. तो पंजाब में बेसिकली ये लीडर्स याद रखेंगे: अजीत सिंह, अंकल ऑफ भगत सिंह, लाला लाजपत राय, ठीक है, भाई परमानंद. ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं who carried out revolutionary activities in पंजाब. पंजाब के बारे में उतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. इतना ही दे रखा होता है एनसीईआरटी वगैरह में, तो इतना ही काम. ठीक है. नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड. अब्रॉड में अगर आप देखो, सबसे पहला है लंदन. लंदन में देयर वाज अ इंडियन होम रूल सोसाइटी एंड इंडिया हाउस. इंडिया हाउस एक जगह था यहां पर इंडियन होम रूल सोसाइटी के लोग मिला करते थे. और यहां पर बेसिकली जो जैसे रिवॉल्यूशनरी भाग जाते थे इंडिया छोड़कर, उनको शह दी जाती थी यहां पर. ठीक है. हु ऑर्गेनाइज दिस? श्याम जी कृष्ण वर्मा. और साथ ही साथ ये एक जर्नल भी पब्लिश करते थे. इसका नाम क्या था? द सोशियोलॉजिस्ट. जर्नल का नाम वाज द सोशियोलॉजिस्ट. सेकेंड, दूसरा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अगर आप देखोगे अब्रॉड में, तो एक एक्टिविटी थी, एक लोग थे मदन लाल ढिंगरा. इन्होंने कर्जन विली का मर्डर किया. ठीक है, मदन लाल ढिंगरा किल्ड कर्जन विली. सबके बारे में डिटेल में पीछे दे रखा है, आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, बट नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज मैडम बिकाजी कामा. शी ऑपरेटेड फ्रॉम पेरिस एंड जेनेवा. और इनका जो आर्टिकल था, इनका जो जर्नल था, उनका नाम क्या था? वंदे मातरम. एक और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. ही ऑपरेटेड फ्रॉम जर्मनी. और जर्मनी में इनका जो सीक्रेट सोसाइटी था, उसका नाम क्या था? बर्लिन कमिटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. तो ये नाम याद रखना. इनका जो जर्नल था, उनका नाम था तलवार. ठीक है, तलवार. ये जर्नल पब्लिश करते थे. ये नहीं है तलवार दे रखा अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए, तो तलवार. रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज में एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी का अलग से मेंशन हमें करना है, जिसका नाम है गदर. दिस गदर मूवमेंट, गदर इज बेसिकली व्हाट? अ जर्नल था. गदर एक जर्नल था. ठीक है. उसमें रिवॉल्यूशनरी आइडियाज वगैरह को क्या किया जाता था? प्रमोट किया जाता था. कहां था ये गदर? नॉर्थ अमेरिका में. ठीक है, वैनकूवर सियाटल वाले जगह पर दिस वाज गदर. नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूएस के बॉर्डर पर. लीडर्स कौन थे? लाला हरदयाल, करतार सिंह सरभा, बरकतुल्ला. ठीक है ना. व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गदर मूवमेंट?
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस गदर मूवमेंट वाज अगेन द सेम जो जिमरमैन प्लान के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या कि आर्म्ड रिवोल्ट लेकर आना है इंडिया में इस दिन, ठीक है। व्हाट वाज द मेन? आर्म्ड रिवोल्ट लेकर आना है इंडिया में इस तारीख को। बट अगेन दिस नेवर सक्सीड, कभी नहीं हुआ, was not succeeded in its plan was leaked, ठीक है। एंड दिस आर्म्ड रिवोल्ट, ये जो गदर मूवमेंट था, दिस वाज एक्सिलरेटेड बाय कोमागाटा मारू इंसिडेंट। व्हाट इज दिस कोमागाटा मारू? क्या है, पढ़ा होगा आपने, बताइए जल्दी से। कोमागाटा मारू क्या है? इंसिडेंट तो बाद में। इट्स अ नेम ऑफ अ शिप, जहाज का नाम है। तो ये शिप जो है, ये शिप जो है कुछ इंडियंस को कैरी कर रही थी और इलीगली कनाडा में एंट्री डलवा रही थी, ठीक। कनाडा वाले के लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और इन इंडियंस को वापस भेजा, ठीक है। जब ये वापस कलकत्ता में आते हैं तो ब्रिटिशर्स इनको रिसीव करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, इन्हें भर भर कर वैगन में भरकर पंजाब भेजना शुरू करते हैं। इस क्रम में कुछ लोग मारे जाते हैं। तो दिस वाज सीन एज कि हमारे लोगों को ब्रिटिशर्स ने मार दिया, ठीक है। ये गदर वालों को क्या लगता है कि हमारे लोगों को ब्रिटिशर्स ने मार दिया। सो दिस इंसिडेंट एक्सिलरेटेड उनके एम को कि अब हमें क्या करना है, इंडिया में रिवोल्ट लाना है और इंडिया को आजाद कराना है, ठीक है। क्लियर है? कोमागाटा मारू इंसिडेंट क्या था? गदर वाले लोग इतना टेरर फैला के रख दिए थे कि इन ऑर्डर टू डील विद दिस गैडराइट्स, गदर पार्टी के जो लोग हैं उसे गैडराइट्स बोला जा रहा है, ब्रिटिश पास्ड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915। ब्रिटिश पास्ड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1915, ठीक है। कोई भी बाहरी आदमी होगा उसको पकड़कर हम लोग जेल वगैरह में सब में डाल सकते हैं। ध्यान रखना, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को क्यों पास कराया गया था? इन ऑर्डर टू डील विद गैडराइट्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिवॉल्यूशनरी ऑफ फर्स्ट फेज। बाकी जो भी कॉन्स्पिरेसी केस है, चेपिकर ब्रदर्स वाला, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, ये सब लिख रखा है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। कर्जन विले का असासिनेशन, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्पिरेसी केसेस भी दे रखे हैं, पढ़ने के लिए पढ़ लेना ना। कॉन्स्पिरेसी केस में फेज 1 वाले कॉन्स्पिरेसी केस तो हमने देख लिया, बट चूंकि कॉन्स्पिरेसी केसेस काफी सारे हमने लिख रखे तो सारा कॉन्स्पिरेसी केस एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। फेज 2 में भी कॉन्स्पिरेसी होती है, ठीक है। पहला होता है काकोरी कॉन्स्पिरेसीज। देखो ये फेज 2 का है, फेज 1 का नहीं है बेटा, ध्यान रखना। चूंकि कॉन्स्पिरेसी केस एक साथ है तो एक साथ ही पढ़ लेंगे। तो फेज 2 में काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस है। काकोरी क्या था? जगह का नाम। कहां है काकोरी? उत्तर प्रदेश में। नाउ ऐसा रूमर था कि काकोरी जो रेलवे स्टेशन है वहां से जो ट्रेन वगैरह पास हो रही है वो बहुत सारा सरकार का पैसा लेके जा रही है। तो जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे उन्हें अपने बंदूक वगैरह खरीदने के लिए, बॉम्ब वगैरह खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो वो क्या प्लान करते हैं कि इस ट्रेन को लूटा जाए, ठीक है। और आप क्या देखते हो कि कुछ लोग जो हैं रिवॉल्यूशनरी, कुछ लोग हैं जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, अशफाकुल्ला खान, ये इन्वॉल्व होते हैं इसको लूटने में। तो ये नेम्स याद रखना, उत्तर प्रदेश याद रखना। और क्यों लूट रहे हैं? बिकॉज दे आर सीइंग व्हाट, कि कुछ पैसा है जिससे हम बम वगैरह को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। फेज 2 का एक और कॉन्स्पिरेसी केस है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिटागोंग आर्मरी रेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्मरी? आर्मरी क्या है? अगेन
ब्रिटिश जो अपने आर्म्स वगैरह को रखता है तो एक दूसरे से जगह जगह सप्लाई करता है ना। तो जो जगह पर रख रहा है उसे हम बेसिकली क्या बुला रहे हैं, आर्मरी। तो आर्मरी को ही लूटना चाह रहे थे, ठीक है, 1930 में। तो इसे क्या बुलाते हैं, चिटागोंग आर्मरी रेड। चिटागोंग आज प्रेजेंटली कहां है, बांग्लादेश। ओके, एंड दिस वाज प्लान्ड बाय हूम, सूर्य सेन। नेम याद रखने का, सूर्य सेन। बट मजेदार बात यह है, मजेदार तो नहीं बोला जा सकता है बट फिर भी, वेर दे सक्सेसफुल इन लूटिंग दिस आर्मरी, नहीं। तो जब ये आर्मरी नहीं लूट पाए तो इन्होंने टेलीग्राफ लाइंस, फोटो टेलीफोन लाइंस, इन सारे को क्या कर दिया, कट कर दिया। और ये जो सूर्य सेन है, ही होस्टेड अ ट्राई कलर फ्लैग, मतलब इंडियन फ्लैग को होस्ट किया, कहां पर, उसी आर्मरी वाले जगह पर। लेटर ऑन सारे रिवॉल्यूशनरी एस्केप कर जाते हैं, फिर सूर्य सेन को पकड़ा जाता है और हैंग कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी केस इज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है। उसके अलावा एक और है सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। तो ये सब हम जानते होंगे, अगर जो पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहा है वो सुन लो कि ये जो भगत सिंह थे और बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी कहला रहे। नाउ इन ऑर्डर टू मेक देयर प्रेजेंस लार्ज, मतलब लोगों तक अपनी बातों को अगर इन्हें पहुंचाना है तो ये क्या करते हैं, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव हाउस है असेंबली दिल्ली में, वहां पर बम गिरा देते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहे होते हैं। वो भागने की कोशिश नहीं करते, उनका ये मकसद था कि अरेस्ट हो जाए, और अरेस्ट होने के बाद जब वो पेपर में उनका न्यूज वगैरह छपेगा तो वो अपने आइडियाज को क्या करें, प्रमोट करें। तो दिस वाज सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस। नाम याद रखना, भगत सिंह के साथ कौन है, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। दूसरा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो आप क्या देखते हो, 1928 में एक साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन जब आता है तो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनमें लाला लाजपत राय भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, लाला लाजपत राय भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। अब इनके ऊपर लाठी चार्ज होता है और लाठी चार्ज होने के कारण इनका डेथ हो जाता है। तो भगत सिंह वॉज विटनेस टू दिस इंसिडेंट, वो देखते हैं अपने आंखों से इनको पर लाठी चार्ज वगैरह होते हुए। तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स रेस्पॉन्सिबल थे ये लाठी चार्ज के लिए, उनको मार देना है। तो जब वो मारते हैं तो ही किल्ड सॉन्डर्स। सॉन्डर्स जो थे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, जॉन सॉन्डर्स, जिनको मारा जाता है। और इस सॉन्डर्स को मारने के लिए जो केस चलाया गया भगत सिंह के ऊपर, दैट वाज नोन एज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, दैट वाज नोन एज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। भगत सिंह को अरेस्ट किया जाता है और फाइनली 23 मार्च 1931 को उनको टांग दिया जाता है, नोन एज शहीद दिवस, ठीक है, क्लियर है ये चीज। एक और कॉन्स्पिरेसी केस है बेटा, लिख लो, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, 1925 का है। और ये रिवॉल्यूशनरी से रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, कम्युनिस्ट्स। ब्रिटिशर्स कम्युनिस्ट के आइडियाज को इंडिया में नहीं आने देना चाहते थे। तो जो भी कम्युनिस्ट लोग इस आइडियाज को फैलाना चाह रहे थे इंडिया में, कम्युनिज्म का आइडिया फैलाना चाह रहे थे इंडिया में, उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। तो दैट इज नोन एज कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ऐसे डांज हैं इसमें जिनको जेल भेजा जाता है, ठीक है, याद रखना, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस इज रिलेटेड टू कम्युनिस्ट। सो विद दिस, रिवॉल्यूशनरी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्या, ऑलमोस्ट हो ही गया। फेज 2 का थोड़ा सा और सेक्शन बाकी है, तो जब फेज 2 आएगा थोड़ा सा सेक्शन और बाकी। कॉन्स्पिरेसी केसेस सारे हमने कर लिए यहाँ पर, थोड़ा सा और बाकी है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उनके थॉट्स, मार्क्सिस्ट आइडियाज, ये थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स बाकी, जब वो आएगा तब 1922 के बाद देखा जाए, ठीक है। रिवॉल्यूशनरीज में कुछ किसी को पूछना हो, कोई भी रिवॉल्यूशनरी अगर आपको लगता है कि छूट गया हो, एनीवन?
किसी को कुछ पूछना हो रिवॉल्यूशनरी के रिलेटेड, कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड, जर्नल से रिलेटेड, सीक्रेट सोसाइटी से रिलेटेड, इंटरनेशनल जो रिवॉल्यूशनरीज हैं उनसे रिलेटेड, एनीथिंग? नो वन, नो क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछना? चले आगे फिर। कुछ नहीं पूछना? पढ़ तो रहे हो, ज्यादा हो गया हिस्ट्री? हाँ, ज्यादा तो नहीं हो गया हिस्ट्री? नहीं सर, वेरी गुड, अच्छी बात है। कोई तो और भी है, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल याद होगा। अभी तो कितना ही है, अभी तो 3 महीना बाकी है आपके लिए याद करने के लिए। 3 महीना में याद नहीं होगा? क्या बात करते हो यार? हिस्ट्री अभी करवाने का मकसद फिर क्या है? बिहार का हिस्ट्री दे दिया है आपको, इंडिया का हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है हिस्ट्री कंप्लीट करना। पॉलिटी हो गया आपका, बिहार का ज्योग्राफी हो गया है आपका, बड़ा बड़ा चीज तो निपटा दिया। फिजिक्स हो गया पूरा का पूरा। अब 1 वीक केमिस्ट्री में लगेगा, 1 वीक बायो में लगेगा, खत्म हो जाएगा साइंस भी आपका। मैथ्स हो गया आपका। और पढ़ो, कंटेंट का कोई कमी नहीं है, और अच्छा कंटेंट का कमी नहीं है। फालतू बकवास क्या फायदा? आओ मैं हा ही हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो। तो फर्स्ट फेज रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमें पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। 1914 से 1919 इज बेसिकली व्हाट, वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम। और किस तरीके से मूवमेंट ये मूव होता है वो हमें देखना है। तो वर्ल्ड वॉर जो 1 हुआ, तो आप क्या देखते हो, ब्रिटेन लड़ रहा है, तो ब्रिटेन की कॉलोनीज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। तो यहां के लोगों का क्या रिस्पॉन्स होता है ये एक बार देखना होगा। मॉडरेट्स क्या करते हैं? दे सपोर्ट द वॉर, सपोर्ट द ब्रिटेन। क्यों सपोर्ट करते हैं? कि उन्हें ये लगता है कि हमारा मॉरल ड्यूटी है सपोर्ट करना। ठीक है ना, जर्मन इंपेरियलिज्म के अगेंस्ट में ये हमारा मॉरल ड्यूटी है कि हम क्या करें, ब्रिटेन को सपोर्ट करें। एक्सट्रीमिस्ट ये भी वॉर को सपोर्ट करते हैं, बट ये सोचकर सपोर्ट करते हैं कि इंडिया अगर आज सपोर्ट करेगा तो जब वॉर खत्म होगा तो इंडिया को कुछ सेल्फ गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो दे सपोर्टेड इन मिस्टेकन बिलीफ। रिवॉल्यूशनरीज तो अभी हमने जस्ट देखा, रिवॉल्यूशनरीज तो इसी ताक में लगे हुए थे कि कब ब्रिटेन दूसरी जगह इन्वॉल्व हो और इंडिया में आप आर्म्ड स्ट्रगल लेकर आ जाओ। तो दे वांटेड टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। तीनों का अलग अलग स्टैंड था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। ब्रिटेन को किस तरीके से हेल्प करना है या नहीं करना, तीनों का अलग अलग स्टैंड। नेक्स्ट, आफ्टर दिस स्टैंड व्हाट यू विल सी, देयर इज अ मूवमेंट कॉल्ड होम रूल मूवमेंट। ठीक है, होम रूल मूवमेंट के बारे में पूरा डिटेल में हमने आपको दिया है पढ़ने के लिए, बट क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। होम रूल मूवमेंट दो तरीके के लीग्स बने थे। ठीक है, होम रूल दो तरीके के लीग्स बने थे। एक लीग था तिलक का और दूसरा लीग था एनी बेसेंट। इनका मकसद ये था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स के अंदर रहकर किस तरीके से सेल्फ रूल को लाया जाए। ठीक है, होम रूल। तो दो होम रूल लीग्स थे, एक तिलक का और एक एनी बेसेंट। तिलक का जो होम रूल लीग था, इट वाज फर्स्ट फॉर्म्ड, आप देखते हो तिलक का जो होम रूल लीग है, इट इज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1916। बेसेंट का लीग कब बनता है? सितंबर 1916, तो पहले बन गया। तिलक का जो लीग है
इट वॉज हेडक्वार्टर्ड एट पूना। एनी बेसेंट का मद्रास। तिलक का जो होम रूल लीग है, इट वॉज बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड टू महाराष्ट्र एंड एडजॉइनिंग रीजन। और महाराष्ट्र में भी बॉम्बे में नहीं, के बॉम्बे सिटी में लीग एनी बेसेंट का होम रूल लीग था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराष्ट्र सोचकर लगेगा कि यार तिलक का ही होगा, बट नहीं। बॉम्बे सिटी में जो होम रूल लीग था वो किसका था? एनी बेसेंट का। ठीक है। होम रूल लीग ऑफ तिलक हैड बेसिकली 3 डिमांड्स। पहला डिमांड था स्वराज। दूसरा डिमांड था कि जो नए स्टेट्स जो बनाया जाए वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया जाए। और तीसरा डिमांड था कि जो पढ़ाई हो रही है दैट शुड बी इन वर्नाकुलर। तो 3 डिमांड्स ऑफ तिलक्स लीग। ठीक है। और एनी बेसेंट का लीग का डिमांड क्या था? इट वाज मोर और लेस बेस्ड ऑन व्हाट? सेल्फ रूल। जल्दी से इंडिया को क्या मिल जाए? सेल्फ। बाकी चीज से इनका मतलब नहीं ना। कुछ स्ट्राइकिंग चीज होम रूल लीग के बारे में जो आपको नहीं पता होगी वो ये है कि आप क्या देखते हो होम रूल लीग के मेंबर्स में, प्रोमिनेंट लीडर्स में? देयर इज अ नेम कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, देयर इज अ नेम कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना। इसके अलावा और आप क्या देखोगे? होम रूल के इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या थे? तो दे ऑर्गेनाइज नेशन वाइड प्रोटेस्ट। साल भर काम करते थे, कांग्रेस की तरह नहीं थे कि साल में एक बार चाय बिस्किट के लिए बैठ रहे हैं सेशन में। ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे कि बहुत सारे एजुकेटेड इंडियंस इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लीडर्स जो अभी हमने जस्ट देखा, मोहम्मद अली जिन्ना टाइप्स के लोग क्या करते हैं? इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। सभी लोग बेसिकली मॉडरेट्स हो गया, एक्सट्रीमिस्ट हो गया, ठीक है, मुस्लिम लीग हो गया, तीन है तो तीनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, बट दे स्टार्टिंग सपोर्टिंग दिस लीग। यही सोच के कि कुछ काम नहीं हो रहा है तो इससे बढ़िया है कि होम रूल लीग को ही सपोर्ट किया जाए। ठीक है। बट होम रूल लीग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। वो क्या? कहां गया? दिस वन। In 1920, Gandhi accepted the presidentship of All India Home Rule League and he changed the name of Home Rule League into Swaraj Sabha. And later on, this Swaraj Sabha was merged with Congress. ध्यान रखना इस चीज का। तो गांधी जी भी प्रेसिडेंट बने हैं ऑल इंडिया होम रूल लीग के। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सर होम रूल लीग ने आखिर ऐसा क्या कर दिया? होम रूल लीग ने जो नेशनल मूवमेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किया उसका एक मेजर आउटकम था। वो क्या था? इट लेड टू मोन्टैग डिक्लेरेशन ऑफ 1917। इसको हम क्या बोलते हैं? अगस्त डिक्लेरेशन। क्योंकि ये अगस्त में दिया गया था बेटा। अगस्त डिक्लेरेशन अलग है और अगस्त ऑफर अलग है। अगस्त ऑफर 1940, अगस्त डिक्लेरेशन 1970। व्हाट वाज दिस डिक्लेरेशन? इस डिक्लेरेशन में मोन्टैग ने ये बोला कि ब्रिटेन गवर्नमेंट, okay, ब्रिटेन गवर्नमेंट का जो मेन एम है वो क्या है? प्रोग्रेसिवली रियलाइजिंग सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। मतलब एक दिन में हम सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन आपको नहीं देंगे, धीरे धीरे करके देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन, मोन्टैग डिक्लेरेशन ऑफ 1970। मोन्टैग नाम है बेटा, मोन्टैगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में जो आएगा। मोन्टैग सेक्रेटरी फॉर स्टेट है, मोन्टैग उनका नाम है। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है किसका? होम रूल लीग। भले कुछ किया चाहे नहीं हो। क्लियर है? होम रूल लीग। किसी को कुछ पूछना हो होम रूल के बारे में? एनीथिंग?
बाकी पढ़ने के लिए तो बहुत सारा दे ही दिया मैंने आप। एनीथिंग दैट नीड्स टू बी आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू होम रूल लीग? कहीं आपने कुछ सुना हो, कुछ पढ़ा हो जो यहाँ पर आपने नहीं बताया हो? एनीथिंग? पीटी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रख। एनीथिंग? एक बात बताओ, जिन लोगों ने भी कहीं दूसरी जगह क्लास की है, ये सब पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया आपको, ये बताइए। सिर दर्द क्यों हो रहा है इस वक्त? ये कितना अच्छा टाइम है रात का। दिन में दोपहर में पढ़ोगे और दुखेगा सिर। हाँ? बिल्कुल वर्थ इट होगा, क्यों नहीं वर्थ इट होगा? यू हैव टू मेक इट वर्क। दोपहर में 1 बजे अगर क्लास होगा तो और सिर दुखेगा, टाइम ही ऐसा है। अब मेरे को ही देखो, लाइट नहीं है यहाँ पर, फिर भी ड्यूटी तो करनी है हमें। ऐसा नहीं है कि लाइट नहीं है तो मतलब कुछ भी पढ़ा के निकल जा रहा हूँ, बट आपसे पूछ रहा हूँ कि समझ में आया या नहीं आया, या कुछ चीजें जो ऐसी हैं होम रूल में जो आपने कहीं पढ़ा हो, नहीं हुआ हो, तो कहीं दूसरी जगह जहां आपने पढ़ा था ये सब पढ़ाया गया था, ये बताओ। हाँ कि ना? इतना डिटेल में? बस खाली होम रूल लिख के निकल गए, एनी बेसेंट और तिलक। अपना हिस्ट्री इन्वेंट नहीं करना है, जो दे रखा है वो पढ़ना है। पढ़ा है कि नहीं? नेक्स्ट इज लखनऊ सेशन। ठीक है, लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट। ठीक ना? लखनऊ सेशन, लखनऊ पैक्ट सबसे पहले कब हुआ? 1916। प्रेसिडेंट कौन थे? एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, ध्यान रखना। एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ का जब 1916 में सेशन हुआ तो दो चीजें हुई वहां पर। लखनऊ मर्जर, और दूसरा हुआ लखनऊ पैक्ट। दिस लखनऊ पैक्ट was signed between Muslim League and Indian National Congress. And this Lucknow merger means what? एक्सट्रीमिस्ट को 1907 में भगा दिया गया था सूरत स्प्लिट में, याद है? तो एक्सट्रीमिस्ट को वापस कांग्रेस में लिया गया। ठीक है, दिस इज व्हाट लखनऊ मर्जर। ऐसा क्या हो गया जो एक्सट्रीमिस्ट को इन्होंने वापस ले लिया? 1907 में जो सेशन हुआ था बेटा, तो हमने बताया था ना आपको, जूता चप्पल चला था। एक चप्पल फिरोज शाह मेहता को भी जाके लगा था। ठीक है, तो आप क्या देखते हो, 1916 आते आते फिरोज शाह मेहता का डेथ हो जाता है। ठीक है, मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं। तो मॉडरेट्स थोड़ा कूल हो जाते हैं, उन इंसिडेंट को भूल जाते हैं, और आप एक्सट्रीमिस्ट को रेडिली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दिस वाज लखनऊ मर्जर। लखनऊ पैक्ट मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में साइन हुआ था, और ये ध्यान रखना, इस पैक्ट के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कम्युनल इलेक्टोरेट्स को एक्सेप्ट कर लिया। कम्युनल इलेक्टोरेट्स मैंने आपको समझाया था, समझाया था नहीं पढ़ाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, कम्युनल सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पढ़ाया था ना? ध्यान रखना, it was the formal acceptance of communal electorates by Indian National Congress. ठीक है, Indian National Congress accepts that demand. ठीक है, separate electorates for all communities. इसी को बोला जाता है कि इस 1916 के फेज के बाद से कम्युनल पॉलिटिक्स स्टार्ट्स बिगिनिंग इन इंडिया। ओके, क्लियर है? कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं इस समय के जिन्होंने अपने आइडियाज को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे जर्नल्स लिखे। ठीक है, मौलाना आजाद का एक जर्नल था अल हिलाल, नाम याद रखेंगे।
मोहम्मद अली का एक जनरल था कॉमरेड। ये दो जनरल का नाम याद रखेंगे कि किसने बनाया था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पर जो गवर्नमेंट का रिप्रेशन था इंडिया के ऊपर, ठीक है, दबाया जा रहा था इंडिया के मूवमेंट को, उस रिप्रेशन को कैप्चर किया गया है इन सारे किताब में। मौलाना आजाद का अल हिलाल और मोहम्मद अली का कॉमरेड। ठीक है, दिस इज विद रेस्पेक्ट टू लखनऊ पैक्ट। और तो कुछ नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट लखनऊ पैक्ट, बाकी एक बार आप रीड कर सकते हो। बाकी ये क्लियर है, लखनऊ पैक्ट और लखनऊ मर्जर, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, कब हुआ? 1916 में। ठीक है, लखनऊ पैक्ट का एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स, ठीक है, व्हिच वाज ऑफर्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, ये कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं विद रेस्पेक्ट टू लखनऊ पैक्ट एंड लखनऊ मर्जर। ठीक है, नेक्स्ट इज रॉलेट एक्ट एंड रॉलेट सत्याग्रह। क्या था रॉलेट एक्ट? व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? सबसे पहले रॉलेट एक्ट में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसका एक्चुअल नाम क्या था। The actual name of Rowlatt Act was Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919. ठीक है, it was drafted by Sir Sidney Rowlatt. ठीक है, it was drafted by Sir Sidney Rowlatt. और इस एक्ट में ये लिखा गया कि अगर किसी को सेडिशन पर अगर चार्ज किया गया तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है, ज्यूरी के पास भी पेश नहीं करेंगे और 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है आपको विदाउट ट्रायल। ठीक है, तो मतलब पूरा जो ये जो जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस उसका धज्जी उड़ा दिया जाता है। क्लियर है? दिस वाज रॉलेट एक्ट। तो ये जो रॉलेट एक्ट है, क्या इंडियंस को पसंद आएगा? नहीं। आप क्या देखोगे? अच्छा, बीच में है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये आएगा, टेंशन मत लो, सब आएगा। गांधी जी का साउथ अफ्रीका भी आएगा। तो ये जो रॉलेट एक्ट आता है, आप क्या देखते हो? गांधी जी इसके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइज क्या करते हैं? 6 अप्रैल को ऑल इंडिया हड़ताल। जब ये ऑल इंडिया हड़ताल का जब अनाउंसमेंट होता है तो बहुत जगह पर नॉन वायलेंट, बहुत जगह पर वायलेंट एक्टिविटीज होती है, बहुत जगह पर वायलेंट एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो गांधी जी फाइनली इसको, जलियांवाला बाग मैसेकर जब होता है 13 अप्रैल को, क्या है वो भी देखेंगे, 18 अप्रैल को कॉल ऑफ कर देते हैं इसको और बोलते हैं कि बिना मासेस को प्रिपेयर करने के लिए हमने जो रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया है, इट वाज अ केस ऑफ हिमालयन ब्लंडर। ध्यान रखना, गांधी जी ने हिमालयन ब्लंडर किसको बोला है? ठीक है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ है, जिसमें वॉलेंट एक्टिविटीज बढ़ गई, बिना मासेस को प्रिपेयर किए हुए उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। that he called as what? Himalayan blunder. हिमालयन ब्लंडर, इतना बड़ा ब्लंडर हो गया मेरे से। ठीक है, क्लियर है ये चीज ना? दिस रॉलेट सत्याग्रह was the first ऑल इंडिया सत्याग्रह। इसके पहले सत्याग्रह होगा बेटा, साउथ अफ्रीका में भी होगा, इंडिया में भी होगा, चंपारण पर, तो वो ऑल इंडिया नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड था। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया सत्याग्रह ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी इन इंडिया। ध्यान रखना, रॉलेट एक्ट क्लियर है। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह में एक इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? हिमालयन ब्लंडर। किस दिन लॉन्च हुआ? 6 अप्रैल। कब खत्म हुआ? 18 अप्रैल। नाउ ये जो रॉलेट सत्याग्रह का जो ऑल इंडिया हड़ताल के बारे में गांधी जी ने आग्रह किया, उसके वजह से आप क्या देखोगे कि रोड लोग प्रोटेस्ट करते, और इसी प्रोटेस्ट के क्रम में पंजाब के जो कांग्रेस के जो जो 2 लीडर्स हैं,
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट कर लिया जाता है 9 तारीख। अब इनके अरेस्ट के अगेंस्ट में लोग 13 अप्रैल को, जो कि एक बैसाखी का दिन था, ठीक है, बैसाखी इज अ फेस्टिवल, लोग जलियांवाला बाग एक जगह है वहां पर आते हैं और इस अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं। कुछ लोग आसपास के विलेज से भी आते हैं जो वहां पर बैसाखी मनाने के लिए आते हैं, उनको पता भी नहीं था कि कुछ प्रोटेस्ट नाम की कुछ चीज भी हो रही है। तो दो तरीके के लोग हैं, एक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और दूसरा जो बैसाखी मनाने के लिए आए। इसी क्रम में क्या होता है, जो जनरल डायर होते हैं, ठीक है, जलियांवाला बाग पहुंचते हैं, बोलते हैं, बिना कुछ वार्निंग दिए हुए अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू करते हैं, एंड दिस लीड्स टू व्हाट, डेथ ऑफ द पीपल। इसी को क्या बुलाया जाता है, जलियांवाला बाग मैसाकर। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन बहुत लोगों को मार दिया बिना अनाउंस किए हुए कुछ भी, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसाकर को इंक्वायर करने के लिए एक कमेटी बनती है जिसका नाम होता है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी, फेमसली नोन एज व्हाट, हंटर कमीशन। अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना है, ये जो डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बनती है ना, ये पंजाब में, महाराष्ट्र में, कैलकाटा में ये जो वायलेंट एक्टिविटी हो रहा है उन सभी को पढ़ने के लिए बनता है। ऐसा नहीं कि बस खाली जलियांवाला बाग को देखने के लिए बनता है, ठीक है। तो कैलकाटा में जो वायलेंट एक्टिविटी हो रहा है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, ठीक है, पंजाब में जो हो रहा है, इन सारे जगहों पर जो वायलेंट एक्टिविटी हो रहा है इनको पढ़ने के लिए ये बनता है, ठीक है। तो यही कमिटी जब जलियांवाला बाग मैसाकर को क्या करती है, देखती है और इंक्वायर करती है क्या सही किया या नहीं किया डायर ने, तो आप क्या देखते हो कि अनऑफिशियली फाइनल रिपोर्ट में दे यूनानिमसली कंडेम्ड डायर्स एक्शन, मतलब डायर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बट कंडेम तो किया कि डायर को नहीं करना चाहिए था, बट उसको कोई पेनल्टी नहीं दी, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? बिकॉज इस ब्रिटिशर्स इतने चतुर थे, इस कमिटी को भेजने के पहले एक एक्ट पास कराया गया जहां पर यह बोला गया कि अगर ब्रिटिश के ऑफिसर्स कुछ ऑफिशियल काम के हिसाब से कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो इंडेमनीफाई कर दिए जाएंगे। इंडेमनीफाई मतलब उनके अगेंस्ट में केस नहीं चलेगा। तो इसीलिए कोई भी पीनल और डिसिप्लिनरी एक्शन जनरल डायर के अगेंस्ट में लेने पर नहीं ले पाई कमेटी, क्योंकि ऑलरेडी एक एक्ट था जो कि जनरल डायर को प्रोटेक्ट कर रहा था। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बनी है जिनके चेयरमैन थे हंटर, ठीक है, तो इसमें इंडियन मेंबर्स भी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इट कंप्राइज्ड ऑफ इंडियन मेंबर्स एज वेल। व्हाट वाज द रेस्पॉन्स फ्रॉम वेरियस लीडर्स? महात्मा गांधी गेव अप द टाइटल ऑफ कैसर इन हिंद, इनको एक टाइटल मिला था, ठीक है, he gave up that title कैसर ई हिंद, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood, इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, उनको रेनाउंस कर दिया गया। तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी ने कैसर ई हिंद का जो टाइटल है कब गिव अप किया, कौन से इवेंट के बाद? तो जलियांवाला बाग इवेंट के बाद, ठीक है। कैसर ई हिंद का टाइटल गांधी जी को कब मिला था? तो ये जो 1899 वगैरह में जो बोयर वॉर वगैरह हुआ था वहां पर गांधी जी ने जाकर सर्व किया था एज अ मेडिकल असिस्टेंट, ओके। उसके लिए ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को कैसर ई हिंद अवार्ड किया था, वो अवार्ड इन्होंने क्या किया, वापस कर दिया, ठीक है। तो ये दो टाइप के क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते जलियांवाला बाग से। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग विथ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका, उन्होंने साउथ अफ्रीका वगैरह में क्या किया है वहां से हम लोग शुरू करेंगे।
और फिर गांधी जी के वो जो 3 मूवमेंट्स हैं, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, वो तीनों को कंप्लीट करते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट की तरफ अग्रसर करें। ठीक है, तो इस जो टॉपिक हमने आज पढ़ा, यहां से कुछ पूछना हो किसी को, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? किसी को कुछ पूछना हो? नो सर। बढ़िया, पढ़िए। ओके, पूछना हो? जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ता जाएगा, नींद कम आएगा, बट पढ़िए, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल। पढ़िए, बार बार पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, रिवाइज कीजिए। ओके, डोंट वरी। चलो, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड देन। बाय एवरीवन। बाय। थैंक यू।